हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो ये 7th क्लास की हिस्ट्री के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर, वैसे तो हम कह सकते हैं 9th नहीं, ये 10th चैप्टर है अगर हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पे जाएं। लेकिन अलग अलग वेबसाइट के ऊपर ये अलग अलग चैप्टर नेम चेंज हो जाते हैं कई बार, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये चैप्टर 8th शो किया हुआ है। कल हमारा ये चैप्टर हाफ चैप्टर हो चुका था और आज हम इसे नेक्स्ट जो हाफ है वो कवर करेंगे। कल हमने ये ऊपर तक चैप्टर कर लिए थे, यानी कि ऊपर का जो चैप्टर है उसको ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया था। आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो राजपूत से टॉपिक को शुरू करेंगे। देखो इसमें क्या है, बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीर पर प्राप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली। वतन जागीर पता है कौन सी होती है? जिन्होंने मुगलों से युद्ध किया, और युद्ध करने के अंदर मतलब उन्होंने अपना 100% एफर्ट्स करके युद्ध किया था मुगलों से, फिर भी वो मुगलों से युद्ध के अंदर जीत नहीं पाए थे। अंतिम पड़ाव पर आकर वो युद्ध हार गए थे मुगलों से। तो जिसके बाद में मुगल उनकी कुशलता, कार्य कुशलता से बहुत ज्यादा खुश हुए, और खुश होने के बाद में जो उनकी जागीरें थी उनको वतन जागीर का नाम देकर उनको वापस लौटा दी गई थी। तो उन्हें वतन जागीर कहा गया है। ठीक है, जिसके बाद में राजपूत और मुगलों के बीच के जो रिलेशन थे वो भी काफी सुधर गए थे, क्योंकि उन्हें हारने के बाद भी अपमान महसूस नहीं हुआ था, जिसके कारण उनके बीच के संबंध सुधरे थे। ये उनके बीच में उनके संबंधों को लेकर सुधार का एक मुख्य कारण वतन जागीर भी था। आगे देखो क्या है। जब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए प्रयास शुरू किए, जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने मुगल दरबार की कुटिया राजनीति में अपने पैर फंसा दिया। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात के सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण किया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस की शाही इलाकों के कुछ इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर में भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया गया। सवाई राजा जयसिंह, जो जयसिंह राजा और अजीत सिंह थे ना, ये दोनों ही काफी फेमस राजा थे। जयसिंह को मिर्जा राजा और अजीत सिंह जो है इसे महाराजा की उपाधि प्राप्त है। ठीक है, जयसिंह जो है, जयसिंह को किसकी उपाधि प्राप्त है? मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त है। जयसिंह को क्या कहा जाता है? मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त है। और एक इसके अंदर और शासक का नाम दिया होगा यहाँ पे, एक अजीत सिंह है। अजीत सिंह और ये जयसिंह दो थे, ये अजीत सिंह है। इसे कौन सी उपाधि प्राप्त है? तो इसे महाराजा की उपाधि प्राप्त है। लेकिन इसके अंदर जयसिंह जो राजा था ये ज्यादा फेमस था। जयसिंह राजा ने एक तो जयपुर को अपनी राजधानी बना लिया था, दूसरा जयपुर शहर की स्थापना भी जयसिंह ने की थी। और जयसिंह ने मथुरा में, दिल्ली में और जयपुर के अंदर, और एक जगह और थी, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा कौन सा जगह है, 4 जगह थी जहां पर इसने अपनी लेबोरेटरी जो होती है, प्रयोगशाला की स्थापना की थी। ये जयसिंह के द्वारा की गई थी। जयसिंह अपने आप में एक प्रसिद्ध राजपूत शासक था, जयसिंह और मिर्जा राजा। जयसिंह ने जयपुर में अपनी जयपुर शहर की स्थापना भी जयसिंह ने ही की थी। जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया था। जयपुर के राजा जयसिंह के बारे में बताया है। 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन किया गया है। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5-6 वर्ष के लिए मालवा के।
उसके पास में विशाल सेना, तोपखाने, भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। तो इनके बारे में बताया हुआ है ये। हाँ, ये देखो यहाँ पर जो है आगे देखो, सिख जो साम्राज्य थे उनके बारे में क्या बताया है। 17वीं शताब्दी के दौरान में सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। उसके बाद में राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। 708 में गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद में बंदा बहादुर के नेतृत्व में बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासक को सार्वभौम बनाया, यूनिवर्सल, यानी कि हर जगह स्थापित हो। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र को उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं ने नेतृत्व में सिखों ने अपने आपको पहले जत्थों में और बाद में मसलों में, पहले किसके अंदर, जत्थों में स्थापित किया और बाद में मसलों के अंदर स्थापित कर लिया था। और ये एक है महाराजा रणजीत सिंह पूछे जाते हैं। तो ये शुक्र चकिया मिशल से संबंधित है। मैक्सिमम एग्जाम में ना, कई एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, महाराजा रणजीत सिंह किस मतलब कहाँ से संबंधित थे। तो ये शुक्र चकिया जो मिशन था उससे संबंधित थे रणजीत सिंह। इन जत्थों और मिसलों को की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा वैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरुमता यानी कि गुरु के प्रस्ताव कहा जाता है। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों को उनकी उपज का 20% भाग के रूप में लेकर उनको कर के रूप में देना होता था। राखी व्यवस्था में 20% के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण, यानी कि सिखों ने राखी व्यवस्था शुरू की थी। ये राखी व्यवस्था क्या थी, तो राखी व्यवस्था के अंदर क्या होता था, वो उनसे मतलब किसानों से क्या ले लेते थे। राखी व्यवस्था के अंदर क्या था, वो किसानों से 20% क्या है कर लेते थे और कर के बदले में उनको सुरक्षा दिया करते थे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था। शासन में उनके भाग्य राज करेगा सा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदार के खिलाफ में और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्तीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए गए। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इसके सिंधु से यमुना तक फैल गए थे। यद्यपि ये भिन्न भिन्न शासकों में बंटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने भिन्न भिन्न सिख समूहों में से फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बना लिया था। लाहौर को राजधानी कब बनाया, 1799 में राजधानी बनाया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मराठा शासकों के बारे में क्या था। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने शक्तिशाली योद्धा परिवार की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए थे। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इन सैन्य बलों का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात में मराठा राज्य प्रभावी शक्ति के एक परिवार के साथ रही थी जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे थे। पूरे मराठा जो पुणे था ये पेशवा के रूप में अपनी सेवा देते थे और पुणे को इनकी राजधानी बनाया गया था। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल राज्य का संगठन किया, सैन्य राज्य को बनाया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते थे, उसके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमले बोलते थे। मुगल सेना ने ऐसी मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने
और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते हैं। यानी कि उनकी जो विस्तार करने का जो मुख्य तरीका था वो क्या था, तो उनका रहस्यमय तरीका था। यानी वो किसी भी ना मुगल किले के ऊपर बड़े बड़े जो किले होते थे उनके ऊपर वो डायरेक्ट हमला नहीं करते थे। उनके ये भी एक मुख्य रहस्य था कि वो शहरों में जो रास्ते आसान थे वहां पर ऐसी जगहों पर हमला ज्यादा कर रहे थे। 1720 से 1761 के बीच में मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। उसने शेने शेने यानी कि धीरे धीरे काफी सफलतापूर्वक मुगल राज्य की शक्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। आगे देखो क्या है, और 1720 के दशक में मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए थे। 1730 के दशक में मराठा नरेश को समस्त ढक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता दी गई थी। साथ ही क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी पर कर वसूलने का अधिकार दे दिया गया था। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद में मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान, पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेश में फैल गई थी। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया था, मगर मराठा प्रभुत्व को स्वीकार करने के तरीकों के रूप में उसमें भेंट की रकम भी ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया था, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी थी। इसकी मराठाओं के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए थे। परिणाम स्वरूप मराठाओं को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कल हमने की थी ना, अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ के बीच में हुई थी। पानीपत की तीसरी, पानीपत के अंदर कालाम नाम का स्थान था, वहां पर हुई थी। और पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद में भारत के इतिहास में मराठे जो थे वो हमेशा के लिए उनका अंत हो गया था। ठीक है, ये कब की है? 1761 की लड़ाई है। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ में मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर इस बार विजय अभियान पूरा हो जाता था तो मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था। तो वहां स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भूराजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों की शक्तिशाली सेनाएं खड़ी होने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों के उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा था। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों के द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठा की राजधानी पुणे में नया बाजार मिल गया। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच दूरी पर अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे, नागपुर और पूर्व में लखनऊ और अहमदाबाद को भी इसमें शामिल कर लिया। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है वो दिया है जाट के बारे में। हमने राजपूत के बारे में देखा, मराठा के बारे में देखा, और अब जो ये टॉपिक है ये किसके बारे में दे रखा है? अभी ये जो टॉपिक दिया ना ये किसके बारे में दिया हुआ है? तो अभी ये टॉपिक है जाट वंश के बारे में। देखो क्या है, अन्य राज्यों की तरह जाट ने भी 17वीं और 18वीं सदी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चुंडामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम के क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच में होना शुरू हो गया था। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए थे। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत, बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र बन गए थे। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्यों के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उन्हें लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली और नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास में 30,000 सैनिक थे। उसमें से 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं के लिए, 15,000 सैनिक सिखों के लिए। इन सब के बलबूते वह मुगलों से लड़ा। जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया था,
वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय किया, यानी कि उनको आपस में जोड़ा, कोऑर्डिनेट किया उनको। एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला में जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दीग की इमारत उन्हीं रूपों के नमूनों में बनाई गई थी। यानी कि दीग की इमारत बनाई इन्होंने, और ये दीग की इमारत थी किसके, कैसे बनाई थी इन्होंने, तो जैसे शाहजहां ने अपने काल के अंदर इमारतें बनाई थी, वैसे ही इन्होंने बनाई थी दीग की इमारत। इन्होंने कौन सी इमारत बनाई थी, तो इन्होंने दीग की इमारत बनाई। शाहजहां के नमूनों पर आधारित ये इमारत थी, दीग की इमारत। ठीक है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और बाकी एक चैप्टर और है इस एनसीईआरटी के अंदर। ये चैप्टर हम कल की क्लास में देखेंगे, कल तो शायद कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि बड़े चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर, काफी बड़े हैं। और अगर हम एक क्लास के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट करें तो क्लास जो है वो काफी बड़ी हो जाती है, जिसका क्या होगा कि आपको क्लास को देखने में, समझने में दिक्कत होती है। इसी के कारण क्या है, हम एक क्लास में हाफ चैप्टर को ही डिस्कस करते हैं, ताकि हम जितना पढ़े उतना हमें अच्छे ढंग से सही समझ में आए, जिसको हम रिलेवेंट तरीके से हमारे एग्जाम के अंदर सही ढंग से यूज करें, जो चीज हमने पढ़ ली है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल पे।